मिस्टर बलाच, आपके बेटे की जिंदगी खतरे में है। उन्हें मदर फीड पे लाना होगा, वरना उनकी जान को खतरा है, क्योंकि डब्बे का दूध आपका बच्चा हजम नहीं कर पा रहा है। कम वजन होने की वजह से उनके जिस्म के कई ऑर्गन्स अभी वीक हैं। डॉक्टर नहीद की बातों ने बलाच की जान निकाल दी थी। डॉक्टर, ये क्या कह रही हैं आप? कुछ भी करे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जान से मार दूंगा, खुदकुशी कर लूंगा मैं। सदमा ही ऐसा था, वो बहकी बातें कर रहा था। बेजान ने आंखों में आंसू भर के बलाच को देखा था। बीवी को खो जाने के बाद अब उसकी आंखों में बच्चे के खोने का डर था, जो सिर्फ 2 दिन का था। बहुत ही कमजोर, बहुत ही कम वजन। प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से वो छोटा नन्हा बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। डॉक्टर नहीद की बातें सुनकर बेजान ने अपने दिल पे हाथ रख लिया था। एक और सदमा बर्दाश्त करने की अब उनमें हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बलाच के तारीख चेहरे की तरफ देखा। लेकिन डॉक्टर, मैं माँ के दूध का इंतजाम कैसे करूंगा? क्या अस्पताल में ये सर्विस नहीं है? वो मासूमियत से डॉक्टर से पूछ रही थी। डॉक्टर नाहिद कहने लगी, आपकी कोई जानने वाली हो जिसका बच्चा छोटा हो, 1 साल का या 6 महीने का, वो आराम से बच्चे को मदर फीड करवा सकती है। मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ। बच्चा आपकी माँ को खो चुका है। इतने मजबूर हैं आप लोग, लेकिन इस वक्त बच्चे की जान बचाना बहुत जरूरी है। आप लोग कोशिश करें कि ये इंतजाम जल्द से जल्द हो जाए। उन्होंने सब कुछ खोल कर बेजान के सामने रख दिया था। बलाच को लगा कि वो शानजा को खोने के बाद अब अपने बेटे को भी खोने वाला है। उसके बाद शायद जिंदगी में कुछ ना बचे। उसने परेशानी से अपना सर दोनों हाथों में जकड़ लिया था। बेजान ने एकदम ही उसके सर पे हाथ रखा था। मेरे बच्चे, परेशान नहीं हो। एक मेरी नजर में लड़की है, वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला सकती है। मैं अभी बुलवाती हूँ उसे। वो दौड़ी दौड़ी बाहर खड़े ड्राइवर के पास गई। अम्मा सकीना, फौरन अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बेगम साहिबा का फोन आया है, उन्होंने कहा है कि आप दोनों को मैं अस्पताल ले आऊं। अम्मा सकीना ड्राइवर की बातों पे हैरान रह गई थी। वो दोनों माँ बेटी जाग रही थी। बरीरा खिड़की में बैठी उदास चांद को देख रही थी। उसके अंदर खालीपन था। अभी 2 दिन पहले उसने एक सरकारी अस्पताल में मुर्दा बच्चा को जन्म दिया था। उसकी गोद और आंखें दोनों ही खाली थी। अम्मा ने उसका कंधा हिलाया था। चल मेरी बच्ची, बेगम साहिबा ने अस्पताल बुलवाया है। जरूर कोई अनहोनी बात हो गई होगी, तभी तो इतनी इमरजेंसी में आने को कहा है। वो उठकर चादर पहन रही थी। बरीरा को भी उठने को कहा। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा, मैं यहीं पर हूँ, आप जाओ। वो जरा भी ना हिली थी। अम्मा सकीना ने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखा था। मेरी बच्ची, मालिकों का हुक्म मानना पड़ता है। देख, जल्दी चल मेरे साथ, ड्राइवर कह रहा है बहुत इमरजेंसी है। बेगम साहिबा ने फौरन अस्पताल पहुंचने को कहा है। उन्होंने काले रंग की चादर बरीरा के कंधों पर डाल दी थी। आंसू भरी नजरों से उसने माँ की तरफ देखा था। उन आंखों में क्या कुछ नहीं था, दर्द, तकलीफ, अजियत, बेचैनी। अम्मा सकीना ने उसके हर जज्बात को नजरअंदाज किया था। उनका दिल कोई चीर कर देखता तो वो एक माँ थी। बेटी के साथ जो हुआ था, उनका बस न चल रहा था कि उस मुजरिम को अपने हाथों से फांसी पे चढ़ा दे, जिसने उनकी बेटी के साथ ये सब किया था। काले रंग की चादर पहनकर बरीरा भी साथ चलने को तैयार थी। फिर वो दोनों मर्सिडीज की पिछली सीटों पर बैठ गईं। अब गाड़ी तेजी से अस्पताल की जानिब दौड़ रही थी। लो, आ गई सकीना की बेटी। बेजान ने उसे देखते ही खुशी का इजहार किया था। ऐसे लग रहा था जैसे सामने बरीरा नहीं, बल्कि उनके पोते की जिंदगी चले आ रही है। बेख्तियारी उन्होंने उसका हाथ थाम लिया था। आओ मेरी बच्ची, डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें सब समझा देगी। वो फौरन ही उसे लेकर डॉक्टर नहीद के पास पहुंच गई थी। डॉक्टर नहीद ने उस कम उम्र खूबसूरत लड़की को देखा था, जिसने काले रंग की चादर से अपना चेहरा छुपा रखा था। ये लड़की क्या मैरिड है? बेजान जल्दी से कहने लगी। जी जी डॉक्टर, इसने अभी 2 दिन पहले अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो मुर्दा पैदा हुआ था। लेकिन ये मेरे पोते को दूध पिला सकती है। अगर ये खुशी से उसे दूध पिलाना चाहे तो मेरी पोते की जिंदगी का सवाल है। बरीरा, देखो बेटा, इनकार न करना। बेजान ने अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। बरीरा फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी, फिर एकदम ही उनके हाथ पकड़ लिए। बेजान का बहुत बड़ा एहसान था उस वक्त जब वो दोनों माँ बेटियां दरबदर की ठोकरें खा रही थी। 2 दिन से भूखी प्यासी शहर की सड़कों पर घूम रही थी। उन्होंने उसे पनाह दी थी, सहारा दिया था। ऐसे में वो कैसे इनकार करती?
जी डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी मर्जी और खुशी से इस बच्चे को फीड करवाऊंगी। आप बस किसी तरह बीबी जान के पोते की जिंदगी बचा लें। उसने डॉक्टर के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। डॉक्टर नहीद की आंखें भी खुशी से चमकने लगी। उसे इस कम उम्र लड़की को देखकर हैरत हो रही थी। फिर वो उन्हें नर्सरी में ले गई थी। नर्स ने उसे मुकम्मल तौर पर समझा दिया था कि बच्चे को वक्फे वक्फे से हर 2 घंटे बाद फीड करवाना है। फिर उसके हाथ कपकपाने लगे। अपने मुर्दा बच्चे को 2 दिन पहले दफनाया था, लेकिन खुदा ने जैसे एक नई आजमाइश, एक नई जिंदगी उसके हाथों में रख दी थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया था। नन्हा, कमजोर लेकिन बेतहाशा खूबसूरत बच्चा बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें लिए बरीरा के वजूद में अपनी ममता तलाश कर रहा था। वो उसके सीने से माँ की खुशबू महसूस करता, उसकी छातियों को अपने मुंह तक ले जाने में कामयाब हो गया था और अब बड़ी आहिस्ता आहिस्ता नरमी से तो कतरा कतरा दूध अपने अंदर उतार रहा था। नर्स मुस्कुरा कर कहने लगी, शुक्र है बच्चे के मुंह ने दूध को छू लिया है, वरना अक्सर बच्चे इनकार भी कर देते हैं। आप बड़ी खुशकिस्मत है, खुदा आपसे राजी होगा क्योंकि आप एक नेक काम कर रही हैं। बरीरा की आंखों में आंसू आ गए थे। खुद बीजान भी रो रही थी। उन्हें दोनों कंधों से पकड़ लिया था। क्या हुआ? मेरे बच्चे की तबीयत तो ठीक है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना? वो औरत आ गई है जो उसे मदर फीड करवाएगी? हाँ हाँ मेरे बच्चे, बरीरा उसे दूध पिला रही है, ठीक हो जाएगा वो, खुदा पे भरोसा रखो। बेजान ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। वो फूट फूट के रो पड़ा। उसकी हंसती खेलती जिंदगी लम्हा भर में बर्बाद हो गई थी। एक हफ्ता पहले वो कितना खुश थे, कितनी बड़ी पार्टी रखी थी, वो भी बेबी शावर की। शानजे की डिलीवरी में अभी 1 महीना बाकी था, लेकिन अचानक होने वाला बीपी हाई जो जानलेवा साबित हुआ था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक ही डॉक्टर ने बुरी खबर सुनाई थी। आपकी मिसेस का बीपी हाई हो गया है, बीपी ऑपरेशन करना पड़ेगा, इन कागजात पर साइन कर दे। डॉक्टर नाहिद उनकी फैमिली डॉक्टर थी। वो बड़ी परेशान लग रही थी। ये केस बिल्कुल ही पेचीदा हो गया था। किसी तरह भी पेशेंट का बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। फिर ऑपरेशन तो हो गया, बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वक्त से पहले। सब बहुत ही खुश थे, मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन बलाज की निगाहें शीशे के उस पार बेड पर लेटी शानजा पर थी, जो उखड़ी उखड़ी सी सांसें ले रही थी। डॉक्टर नहीद ने उसे अकेले में बुलाया था। आपकी मिसेस की हालत ठीक नहीं है, उन्हें आईसीयू में मुंतकिल करना होगा। बलाज की जान निकल गई थी। थोड़ी ही देर बाद उसे आईसीयू में ले जा रहे थे। अचानक ही उसका दम घुटने लगा था, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने तो अभी तक अपने बच्चे को देखा भी नहीं था। उसे शानजा की जिंदगी की फिक्र थी। वो बीजान के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी हालत ठीक नहीं है बीजान, क्या वो मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? मैं उसके बगैर 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहूंगा। मैं भी मर जाऊंगा, उसके पास चले जाऊंगा। वो ऐसे ही बहकी बहकी बातें कर रहा था। फिर 3 घंटों की जदोजहद के बावजूद भी डॉक्टर्स अपने तमाम कोशिशों में नाकाम कर रहे थे। वो जवान साला लड़की एक बच्चे को जन्म देकर अपनी जिंदगी से रूठ गई थी और बलाज खानजादा हाउस पर कयामत गुजर गई थी। सब लोग रो रहे थे, सदमे में थे, लेकिन बलाज के लिए अभी और आजमाइश थी। जब डॉक्टर ने आकर बताया था कि आपके बच्चे को भी आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। फिर शाम को ही डॉक्टर नाहिद ने उन्हें बताया था कि बच्चे को मदर फीड करवाना लाजमी है, वरना उसकी जिंदगी खतरे में है। बेजान उस लड़की की एहसानमंद थी जो अपनी छातियों से उस बच्चे के अंदर जिंदगी मुंतकिल कर रही थी। वो मोहब्बत भरी नजरों से बरीरा को देख रही थी। अगर बलाज के बच्चे को कुछ हो जाता तो बहुत ही मुश्किल था उसका जिंदगी की तरफ वापस लौटना। बलाज नहीं जानता था कि उसके बच्चे को कौन दूध पिला रहा है, वो औरत कौन है, उसे कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन बीजान ने उसे तसल्ली दी थी। बरीरा हर 2 घंटे बाद उसे मदर फीड करवा रही थी। इसी दौरान उसे भूख भी शिद्दत की लग रही थी। फिर डॉक्टर नाहिद ने बीजान से कहा कि ये लड़की बहुत ही कमजोर है, इसे अच्छी खुराक खिलाएं, भूख लगेगी तो ये खाएगी, इसके बाद वो दूध ताकत बनकर बच्चे के जिस्म में जाएगा, बच्चे भी ठीक हो जाएगा। जितनी अच्छी खुराक माँ की होगी उतनी ही अच्छी सेहत बच्चे की हो जाएगी। बेजान इस बात पर अमल कर रही थी। ठीक 1 हफ्ते बाद बिला आखिर डॉक्टर नाहिद ने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी। आप बच्चे को घर ले जा सकते हैं, माशाल्लाह से वो काफी बेहतर है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, हर 2 घंटे बाद उन्हें मदर फीड करवाना है। डब्बे का दूध हरगिज नहीं देना, ताकि आगे किसी भी मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके।
बी जान बहुत ही खुश थी। बलाश ने अपने चांद से शहजादे को दोनों हाथों में उठा रखा था। पीछे काली चादर में चेहरा छुपाए बरीरा खड़ी थी। वो इनसे बहुत ही फासले पर थी। उसकी माँ अम्मा सकीना भी अपनी बेटी के पास ही खड़ी थी। ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ी में रख दिया था। तभी बीजान ने पलटकर दोनों माँ बेटी को पुकारा था। आज वो बरीरा, सकीना, घर जाने का वक्त हो गया है। बलाश ने पलटकर अपनी माँ की आवाज पर उन दोनों की तरफ देखा था। उन दोनों को क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की? इसकी आवाज में उखड़ापन था। बीजान ने उसके कान में सरगोशी की थी। बेटा, इन्हीं की वजह से ही तो हम आज घर जा रहे हैं, वो भी अपनी पोती को लेकर। बलाश की समझ में ये बात ना आई थी। वो हैरत से काली चादर में लिपटी उस लड़की को देख रहा था जिसकी नजरें झुकी हुई थी। ये सकीना की बेटी, इसी ने मेरी बेटी को दूध पिलाया है, वो हैरत से सोच रहा था। घर लाकर बीजान ने अपने पोते का सदका उतारा था। बलाज हर वक्त उसे गोद में लेकर बैठा रहता। जैसे ही दूध का वक्त होता, सकीना उसे लेकर अपने सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती। बरीरा वहीं पर बैठकर उसे दूध पिला देती थी। आखिर ये कब तक होता, क्योंकि बच्चा रात के वक्त जागता था और दिन में सोया रहता। इसका कोई मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। बीजान गहरी सोच में थी। फिर उन्होंने बलाज से बात करने का फैसला किया। 1 महीना हो गया है बेटा, तुम भी परेशान हो रहे हो और मैं भी, और वो लड़की जो मेरे कहने पर इस बच्चे को पाल रही है। बेटा, एक दरख्वास्त है तुमसे, तुम इस बच्चे से निकाह कर लो, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस नन्हे से फरिश्ते की खातिर। वो रात दिन इसकी देखभाल करेगी और ये तंदुरुस्त हो जाएगा और इसकी जिंदगी का सवाल है मेरे बच्चे। बीजान की बात सुनकर बलाज हत्थे से उखड़ गया। ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो है? उस मुलाजमा की बेटी से मैं शामजा के मरने के सिर्फ 2-3 महीने बाद ही निकाह कर लूं। दुनिया हम पर थू थू करेगी, मैं क्यों से निकाह करूंगा? आपने भी तो इन दोनों माँ बेटी को एक अरसे से यहाँ रखा हुआ है। अगर वो मेरे बच्चे को फीड करवा रही है तो इसका कोई एहसान नहीं है, और इसका एहसान इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं इसे निकाह ही कर लूं। एहसान की बात नहीं है मेरी बेटी, तुम भूल चुके हो बलाज के वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसकी रजाई माँ बन चुकी है। ये रिश्ता तुमने या हमने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तो खुदा ने उसका बनाया है। वो भी इस बच्चे के साथ मुझे अपने पोते की जिंदगी अजीज है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो दुपट्टे से अपनी आंखें साफ कर रही थी। बलाज ने उसके रोते हुए चेहरे को देखा। उनके चेहरे में दर्द छुपा था। शामज़ेब जिस तरह अचानक उन्हें छोड़कर चली गई थी, इस हंसते बसते घर को जैसे नजर लग गई थी। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? क्यों निकाह का कह रही हैं? आखिर वो दूध मेरे बच्चे को पिला तो रही है, मेरे बच्चे को पाल तो रही है। उठो, दूध पिलाओ मेरे बेटे को। बिलाज खानजादा बरीरा पर चीख रहा था, जो गलती से उसके कमरे में सो गई थी। वो उठकर वहीं उसे नींद में दूध पिलाने लगी। नन्हा अरीश दूध पीते ही सो गया था। वो बेख्याली में बगैर जिस्म ढांपे सो गई। बलाश ने उसके सफेद जिस्म को देखा तो उसे अपने करीब कर गया। उसकी पहली बीवी मर गई थी। बरीरा से उसने मजबूरी में निकाह किया था बेटी की खातिर। वो खानजादा हाउस की मुलाजमा की बेटी थी। 2 दिन पहले उसने एक नाजायज मुर्दा बच्चे को जन्म दिया था। आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? क्यों निकाह का कह रही हैं? आखिर वो बच्चे को दूध पिला तो रही है, वो मेरे बच्चे को पाल तो रही है। 6 महीने के होने के बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर इसे किसी मदर फीड की जरूरत नहीं होगी। बिलाज उनके इस फैसले पर राजी नहीं था। मैंने कल ही बरीरा की बातें सुन ली थी। वो सकीना से कह रही थी कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो कह रही थी कि मालकिन का बेटा मुझे हकारत भरी नजरों से देखता है। शायद उसे पसंद नहीं कि मैं उसके बच्चे को दूध पिलाऊं, क्योंकि मैं अब एक गुनाहगार लड़की हूँ। वो ये सारी बातें अपनी माँ से कह रही थी। इसके पीछे बेटा कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। अगर वो दोनों माँ बेटी इस घर से चली गईं, तो इस मासूम बच्चे का क्या होगा? वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद लग रही थी। बलाश खामोश था। फिर ये कहकर उठ गया कि ठीक है, आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। मैं आपकी किसी बात से इनकार नहीं करूंगा। बरीरा, उठ मेरी बच्ची, तेरी तो भाग जाग गई। खुदा ने तुझे तेरी तकलीफों का, तेरी मुसीबतों का तुझे इनाम दिया है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि तेरी किस्मत आसमानों को छुएगी। वो कमजोरी और बुखार के बाइस बिस्तर में पड़ी थी जब सकीना आकर उसकी पेशानी चूमने लगी। क्या हो गया अम्मा? होश में तो है? ये क्या कह रही है? कैसे ही नाम? मुझे बदकिस्मत, बदबख्त, काले नसीब वाले की किस्मत कैसे रोशन हो सकती है? मैं तेरी जिंदगी का वो सियाह बाप हूँ जिसे तुम मिटा भी नहीं सकती। वो हमेशा से ऐसे नहीं थी। जिंदगी ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि वो बहुत ही सख्त अल्फाज कहने लगी थी।
وہ بھی صرف اپنے بارے میں۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ تو نے اپنی تکلیفوں پر صبر کیا، اسی لیے خدا نے تجھے صلہ دیا ہے۔ ابھی ابھی بیگم صاحبہ کے پاس سے آئی ہوں، انہوں نے تو ایسی بات کہی کہ مجھے اپنی بیٹی کی خوش قسمتی پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ جانتے بھی ہے انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ تیرا اور بلال صاحب کا نکاح کرنا چاہتی ہے، وہ بھی صرف اپنے پوتے کی خاطر، کیونکہ تو نے اس کے جگر گوشہ کو ممتا دی، اسے دودھ پلایا، اب تو اس کی رضائی ماں بن گئی ہے، لیکن وہ تجھے اس کی حقیقی ماں بنانا چاہتی ہے۔ اس نے خود مجھے یہ کہا ہے، کہہ رہی تھی بریرہ سے کہنا کبھی یہ گھر چھوڑ جانے کی بات نہ کرنا، اس کے پوتے کی زندگی کا سوال ہے۔ پہلے ہی ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ان کی جوان بہو اس دنیا سے چلی گئی۔ بریرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں سکینہ کو دیکھ رہی تھی۔ سچ میں ہی انہوں نے ایسی بات بتائی تھی جس پر اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ بلاج خانزادہ جس نے اسے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، صرف وہی نہیں اس دنیا کا ہر انسان اسے حقیر سمجھتا تھا۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ بریرہ سے پوچھ لینا، اسے رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اس کی رضامندی لازمی ہے۔ دیکھو تجھے کتنی عزت دے رہی ہے میری بیٹی، اس کی بات سے انکار نہ کرنا۔ سکینہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ بریرہ نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا تھا، وہ کیا کہتی، اس کے پاس کہنے کے لیے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اماں، کیا آپ نے بلال صاحب کو میرے ماضی کے بارے میں بتا دیا ہے؟ وہ جھوٹ جو ہم نے بیگم صاحبہ سے کہا ہے، کیا ہم اسی جھوٹ کے سہارے ان سب سے رشتہ قائم کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، بیگم صاحبہ نے تو ہم پر یقین کر کے ہمیں اس گھر میں جگہ بھی دی، لیکن اگر کبھی وہ سچائی ان کے سامنے آ گئی تو وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکا دے کر اس گھر سے نکال دیں گی۔ سکینہ کہنے لگی کہ جب دیکھی جائے گی، اور اس میں تمہارا کیا قصور تھا؟ میری بیٹی، جب باہر پھرنے والے انسان ہی درندے بن جائے تو ہم جیسی لاوارث عورتیں کہاں جا کر مرے؟ سکینہ آپ دیدہ تھی، بریرہ کیا کہتی، سکینہ کی اسی میں خوشی تھی کہ وہ بیگم صاحبہ کی بات مان کر بلال صاحب سے نکاح کر لے۔ کہاں وہ آسمان کا چمکتا ہوا چاند اور کہاں بریرہ اس گھر کی نوکرانی کی بیٹی۔ بلاش نے اپنے ہاتھوں میں ننھے عریج کو اٹھا رکھا تھا، اس نے اپنی بیٹی کا نام عریج رکھا تھا کیونکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی شانزے اور اس نے یہ نام سوچ رکھا تھا۔ لیکن آج وہ کیا کر رہا ہے، شانزے سے بے وفائی، اس کی موت کے صرف 3 مہینے بعد ہی وہ ایک لڑکی سے نکاح کر رہا ہے، لیکن یہ نکاح مجبوری میں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کو ماں کی ضرورت ہے، اور وہ ماں جو اسے 3 مہینے پہلے ہی اپنے دودھ سے چمٹا کر اسے اپنا عادی بنا چکی تھی۔ 3 مہینے میں وہ آدھی رات کو اٹھ کر روتا تو وہ فوراً ہی آ کر عریش کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی۔ جب تک اس کا بیٹا بھرپور سیراب نہ ہو جاتا وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتی تھی، اسی لیے وہ اس میں ممتا تلاش کرتا تھا۔ بریرہ کے روپ میں اسے ایک ماں مل گئی تھی، لیکن اس نے بی جان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ نکاح صرف کاغذی ہوگا۔ بی جان اسی پر خوش ہو گئی تھی۔ گھر میں 2-4 لوگ تھے، بس نکاح خواہ تھا۔ گلابی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہنے سر جھکائے بریرہ بیٹھی تھی اور اس کے برابر میں بیٹھا بلاش خانزادہ۔ بریرہ کے چہرے پہ اداسی تھی تو بلاش کا چہرہ بھی غصے سے تنا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ شانزے سے بے وفائی کر رہا ہے۔ تبھی اس کی نظر اپنے 3 مہینے کے بیٹے پہ پڑی تھی۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر بی جان کی گود میں آرام سے سو رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے اچانک ہی اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی، جب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بچے کو بچانا مشکل ہے کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن اب اس بات کو 3 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ نہ صرف صحت مند ہوتا جا رہا تھا بلکہ ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے بھی لگا تھا۔ نکاح خواہ اس کی رضامندی پوچھ رہا تھا جبکہ وہ سوچوں میں مگن تھا۔ پھر اس نے چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دیا اور خاموشی سے اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ بی جان نے بریرہ کی پیشانی چوم لی تھی۔ میری بچی، اتنی پریشانیاں اٹھائی ہے، ان 3 مہینوں میں تجھے رات کو جا جا کر بستر سے اٹھاتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب نہ صرف تجھے ایک بیوی بلکہ اس کی ماں بن کر اسے دن رات دیکھنا ہوگا۔ تو نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے میرے بچے، تو نے میری پوتے کو نئی زندگی دی۔ وہ اسے دعائیں دے رہی تھی۔ بریرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے بھی تو ہم پر احسان کیا ہے بی جان، شاید ہم دونوں ماں بیٹی تو کسی نہر میں جا کر خودکشی کر لیتے اگر آپ ہمیں اس گھر میں جگہ نہ دیتی تو۔ آج سے 7-8 مہینے پہلے کچھ ایسے ہی حالات سے گزر کر وہ دونوں یہاں پہنچی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے تو مجھ کمزاد پر اتنا بڑا احسان کر دیا، میری بیٹی کو اپنی گھر کی بہو بنا کر۔
मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? अगर मर भी गई तो अब दिल में सुकून होगा कि मेरी बेटी महफूज हाथों में है। बेजान मुस्कुरा दी थी। ये सारे फैसले कुदरत के होते हैं सकीना, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं। बरीरा की शक्ल में मेरे पोते को माँ मिल गई है। ये देखो इसे कैसे देखकर मुस्कुरा रहा है। नन्हा अरीज अपने छोटे छोटे हाथों से बरीरा के चेहरे को छू रहा था, गोया मोहब्बत का इजहार कर रहा हो, इस बात का शुक्रिया अदा कर रहा हो कि वो उसकी माँ बन गई है। फिर रात को वो अरीज को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। जब बलाश कमरे में आया था, उस लड़की को उसने कभी तवज्जो से देखा तक नहीं था। हाँ, इतना जरूर जानता था कि वो अपनी माँ के साथ इस बंगले में रहती है और हामला है। उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी थी। दोनों माँ बेटी ने जाने किस मजबूरी में अपना गांव छोड़कर यहाँ आई थी। बस वो इसके बारे में इतना ही जानता था। बलाश को कमरे में देखकर वो एकदम से सिमटी थी। उसे एक अजीब से खौफ ने घेर लिया था, कहीं वो उसकी बेइज्जती करके उसे कमरे से ना निकाल दे। इससे पहले कि तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला हो, मैं तुम्हें एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर तुमसे निकाह किया है, इसलिए अपनी एक हद में रहना और कभी बच्चे के हवाले से मुझे शिकायत का मौका ना देना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरिज का ख्याल रखना, वो भी 24 घंटे, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बरीरा एक गहरी सांस लेकर रह गई थी, तो गोया वो उसे उसके औकात बता रहा था कि वो पहले भी एक नौकरानी की बेटी थी और अब भी इस घर की नौकरानी है। इससे ज्यादा का ख्याल वो अपने दिल में ना लाए। सर झुकाए उंगलियां चटखाते हुए वो उसे कहने लगी, ठीक है, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरिज उसकी गोद में लेटे लेटे सो गया था। फिर उसने उसकी पेशानी चूमी और उठकर काट में डाल दिया, बिस्तर दुरुस्त किए और खुद अपना बिस्तर नीचे जमीन पर लगा लिया। बलाश बाथरूम में कपड़े तब्दील कर रहा था। जैसे ही बाहर निकला तो उसे जमीन पर सोता देखकर वो सोचने लगा, अच्छा हुआ मैंने पहले इसकी औकात वाजे कर दी, वरना ना जाने अपने बारे में क्या सोच रही थी। कहते ही वो बेड पे दराज हो गया और लैपटॉप ऑन कर लिया। कितने दिन से उसने अपने बिजनेस पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे अब थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया है। कम से कम उसके दिल में ये तो तसल्ली थी कि अरीश के मामले में वो गैर जिम्मेदारी हरगिज नहीं दिखाएगी। फिर आधी रात को वो उठकर रोने लगा। बरीरा एकदम ही नींद से जाग गई थी। वो दूध मांग रहा था। बलाश की भी आंख खुल गई थी, लेकिन वो लेटा रहा। बरीरा ने खुद ही उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर बलाश की तरफ पीट करके उसे फीड करवाने लगी। 2-4 दिन से वो बहुत ही कमजोरी महसूस कर रही थी और इस तरह से बलाश के सामने उसे दूध पिलाने में शर्म भी आ रही थी। गो कि वो अब उसका शौहर बन चुका था, लेकिन आज उनकी शादी की पहली रात थी और ये रात बड़ी अजीब थी। लेकिन बलाश जब भी बरीरा को देखता उसे बड़ी शिद्दत से, शान से किसी की याद आती थी। अगर वो जिंदा होती तो ऐसे ही उसे अपने सीने से लगा कर बैठी होती। उनकी जिंदगी किस कदर तब्दील हो गई थी। उसकी याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो एक भरपूर मर्द था, जिंदगी की तलखियों तकलीफों का सामना करना खूब अच्छे से जानता था, लेकिन जब भी वो शांजा के बारे में सोचता तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। ऊंचा लंबा मर्द होने के बावजूद वो बच्चों की तरह उसकी याद में आंसू बहाता था। शायद उसे भूलना इतना आसान नहीं था। अरे सेहत में बहुत ही जानदार हो गया था। वो एक मोटा गपलू सा बच्चा था। उसे फीड करवा कर बरीरा दिन ब दिन और कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी बीजान उसे कहने लगी, क्या बात है बेटी, तुम अच्छे से खुराक लिया करो। डॉक्टर ने क्या कहा था कि जब तुम्हें भूख लगे अच्छे से डाइट लिया करो, जो तुम खाओगी उसका असर बच्चे पे होगा। लेकिन तुम तो दिन ब दिन कमजोर ही होती जा रही हो, क्या खाती पीती नहीं हो? बीजान को उसकी बहुत ही फिक्र थी। वो सिर झुकाकर बैठी थी। बस खाती हूँ, ज्यादा भूख नहीं लगती। वो अपने हाथों को देखे जा रही थी। बीजान ने उसके कपड़ों को देखा। 1 महीना हो गया था उनके निकाह को, लेकिन अभी तक वो उन्हीं कपड़ों में फिरती थी जो उसने निकाह से पहले बनवा रखे थे। मलंगचे पुराने से कपड़े। अरीश को वो पाल रही थी तो अपने आप को उसने भुला दिया था। फिर उस शाम बीजान शिद्दत से बलाश का इंतजार कर रही थी। बेटा, वो तुम्हारी खादमा तो नहीं है। मेरे कहने पर तुमने उससे निकाह कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे, तुम उसकी जरूरतों का भी ख्याल रखो। देखो उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। हाँ तो ले आए कपड़े, दे दें। आपको पैसे वैसों की कमी है क्या? इस घर में मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसके कपड़ों की। ऐसे ना कहो बेटा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तुम्हारे बेटे को पाल रही है, अपना खून उसकी रगों में डाल रही है।
खुद देखो वो दिन ब दिन कितनी कमजोर होती जा रही है। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उससे मोहब्बत दो, उसे तवज्जो दो, लेकिन उसकी जरूरत का ख्याल जरूर रखो। मोहब्बत मेरे कहने से तुम्हारे दिल में पैदा नहीं होगी, वो तो जब खुदा चाहेगा उसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाल देगा। बीजान तस्बीह हाथ में लेकर बैठी थी। फिर वो उठकर नमाज पढ़ने के लिए चली गई। बलाज को उनकी बातों पर शदीद गुस्सा आया हुआ था। तभी वो कमरे में चला आया। मुख्तलिफ किस्म के खिलौने बखेरे वो बेड पे अरीज को लिए बैठी थी। उसे देखकर एकदम ही सीधी हुई। चादर अच्छी तरह से अपने वजूद पर डाल ली थी। वो हर वक्त चादर ही पहन के रखती थी। अब इसे अपने साथ लेकर आऊं शॉपिंग करने के लिए, इसकी औकात है क्या मेरे साथ जाने की। बलाश ने उसके बारे में तनफ्फुर से सोचा था। तभी वो कपड़े तब्दील करके वॉशरूम से बाहर आया। उसके सामने नोट फेंकते हुए कहने लगा, ये लो पैसे और कल जाकर अपने कपड़े खरीद लाना। ख्वाम में मसलूम बनने का शौक है तुम्हें। बरीरा उसको हैरानी से देख रही थी, फिर सर झुकाकर रह गई। उसने पैसों को हाथ भी नहीं लगाया था। बलाज गुस्से से उसे देख रहा था। नखरे देखो कितने हैं इस लड़की के, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। उसकी खामोशी पर वो और भी गुस्से में आ गया था। दोनों के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो इस बात को मानता था कि वो उसके बेटे का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी। वो उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। अभी भी वो साफ सुथरे कपड़े पहने पेट भर के बड़े आराम से खेल रहा था। दिन ब दिन तेजी से सेहत पकड़ रहा था। फिर बलाज उसके साथ खेलने लगा और वो उठकर कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन ही बीजान बलाज के कमरे में आई थी। बेटा, अलमारी में इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, अब ढंग के कपड़े पहना करो। ये कपड़े पड़े खराब हो जाएंगे मेरे बच्चे, इन्हीं कपड़ों को पहन लिया करो। नहीं नहीं बीजान, ये कपड़े तो शांजा बीबी के हैं, मैं भला इन्हें कैसे पहन सकती हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कुराहट में भी गहरी उदासी थी। शांजा के हैं, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा है कि उसके कपड़े किसी के काम आ जाए। तुम इसमें से एक जोड़ा निकाल कर पहन लो, क्या पता इससे देखकर ही बलाज के दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाए, वो तुम्हें अपनी जिंदगी में कबूल कर ले। देखती नहीं हो मेरा बेटा कितना बिखरा बिखरा सा रहता है। मुझे मालूम है उसे बीवी की जरूरत है, लेकिन वो अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ शांजा की याद में। तुम किसी तरह उसकी जिंदगी में शामिल होने की कोशिश करो। बेजान उसे समझा रही थी। वो सर झुकाकर उनकी बातें सुन रही थी। फिर उनके बेहद इसरार पर उसने अलमारी से एक गहरे सब्ज रंग का जोड़ा निकाल कर पहन लिया था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बीजान के कहने पर वो जोड़ा पहनकर बैठ गई थी। बेहद महंगा और खूबसूरत सा सूट था। बरीरा ने पहना तो बीजान ने उसकी तारीफ की थी। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो नजरें झुकाकर रह गई। अरीज की वजह से बलाज भी जल्दी ऑफिस से आ जाता था, और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने खेलते हुए बेटे को बरीरा की गोद से उठाना चाहा, तो उसकी नजर उस सूट पर पड़ी थी। ये सूट उसने शांजा को एक महंगी शॉपिंग मॉल से दिलवाया था। शांजा का सूट उसके जिस्म पर देखकर तो जैसे उसके तन बदन में आग लग गई थी। किसकी इजाजत से तुमने ये सूट पहना है? उसकी चीजों को हाथ कैसे लगाया तुमने? पता भी है ये सूट कितना महंगा है? तुम्हारी औकात है इसे पहनने की? क्या सोचकर तुमने ये कपड़े पहने हैं? मैं आइंदा तुम्हारे वजूद पर शांजा की कोई चीज ना देखूं। बलाश ने उसे इतना जलील किया कि उसकी मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका गुस्सा देखकर वो वहशतज़दा थी। अल्फाज भी मुंह से अदा ना हुए। बलाश ने उसे बाजू से दबोच लिया था। क्या सोच रही हो कि तुम शांजा की जगह ले लोगी मेरी जिंदगी में? उसके बेटे को पाल रही हो, मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रह रही हो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बनेगी। किसी भी भूल में मत रहना। वो अंगारे चबा रहा था। एकदम ही बरीरा पलटी और भागती हुई अम्मा सकीना के पास चली गई। वहीं सर्वेंट क्वार्टर में वो फूट फूट कर रो रही थी। सकीना बेटी की हालत देखकर परेशान थी। क्या हुआ बरीरा? क्या बलाज साहब ने कुछ कहा है? अम्मा, हम दोनों कहीं और चलते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। रोज रोज जिल्लत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहले भी कम जिंदगी ने मुझ पर सितम नहीं किए, जब हर रोज मैं एक अजियत बर्दाश्त करूं। वो रोई चली जा रही थी। बीजान ने उसे जाते हुए देख लिया था और बलाश की चीखती हुई आवाज भी सुन ली थी। क्या तरीका है ये? तुम तो बिल्कुल ही जाहिल बन चुके हो। बलाश, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे किसने कहा था कि वो शांजे के कपड़े को हाथ लगाए? उसने न सिर्फ वो कपड़े उठाए बल्कि उसे पहन भी लिए। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। मैंने ही कहा था उसे, मेरे कहने पे उसने वो कपड़े पहने थे। तुमने तो उसे आज तक एक जोड़ा नहीं दिलवाया। 6 महीने हो गए तुम्हारी शादी को उसके साथ। वो तुम्हारे बच्चे को पाल रही है,
रातों को उठ उठ कर उसे दूध पिलाती है, अपनी नींद खराब करती है। उसकी खुद की हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई है, और तुम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। अब मैं तुम्हें जब तक माफ नहीं करूंगी, जब तक तुम उसे खुद वापस इस घर में नहीं लेकर आओगे। बेजान ने अपना फैसला सुना दिया था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब तो अरीश ने भी रोना शुरू कर दिया था। वो रोती हुई यहाँ से गई थी तो जाकर सकीना के पास लेट गई। उसका बुखार में जिस्म तप रहा था। जब काफी देर हो गई और अरीश ने भी रोना बंद ना किया था, तब वो मजबूरन उसके पास पहुंच गया था। ये क्या ड्रामा है, चलो संभालो इसे। उसने बेटी को ही उसकी गोद में थमा दिया था। वो जो दुपट्टे से बेनियाज चरपाई पे लेटी हुई थी, एकदम ही घबरा कर उठ गई थी। अम्मा न जाने कहाँ चली गई थी। उसकी निगाहें अपनी चादर तलाश कर रही थी। कभी भी वो बलाश के सामने बेहिजाब नहीं आई थी। अरीज उसकी गोद में आकर खुश था। फिर कमीज उठा उठा कर वो दूध मांगने लगा। बरीरा खामोश थी। बलाश के सामने उसे कैसे फीड करवाती। वो उसे बहलाने लगी। चलो आओ, उसे वहीं आके फीड करवा देना। उसने बाजू से पकड़कर बरीरा को उठाया। मुझे चादर तो लेने दो। वो लड़खड़ा गई थी उसकी एक निमिष पर ही। कहाँ तो सोच रही थी कि अब कभी भी वापस उस कमरे में नहीं जाएगी। यहाँ पर रहकर वो अरीज को पाल लेगी। उस नन्हे शहजादे की खातिर ही तो उसने ये निकाह किया था, और अब उसके एक दफा कहने पर ही वो वापस आ गई थी। अभी भी उसने वही शानजा के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन ऊपर काले रंग की चादर लपेट रखी थी। बलाश के दिल में ख्याल तो आया था बीजान की बातों का कुछ असर भी हुआ था। वाकई उसने अक्सर रातों को उसे जागते हुए देखा था। नींद से बेहाल वो उसे संभालने में मसरूफ होती उसके लखते जिगर को। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। बलाश ने उसे गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी। शाम से और वो तकरीबन हम उम्र ही थे, लेकिन बरीरा उससे बहुत छोटी थी। उसकी इतनी उम्र तो नहीं थी। आखिर क्या वजह रही होगी कि उसके शौहर ने उसे छोड़ दिया, वो भी हमला करके। ये बात उसे खटक रही थी। फिर उस रात अरीज के सो जाने के बाद उसने हमेशा की तरह अपना बिस्तर नीचे लगा लिया था। बलाश को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसने बरीरा को पुकारा था। इधर आओ जरा, मुझे एक बात तो बताओ। एक बात का सच सच जवाब देना। आखिर क्या वजह थी जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी, वो भी शादी के फकत 2-4 महीने बाद ही। कोई तो वजह रही होगी। क्या उसने पलट कर वापिस अपनी औलाद के बारे में भी नहीं पूछा? वो बड़े गौर से उसे देखे जा रहा था। बरीरा उसके सामने मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। तभी बलाश ने उसे बैठने का इशारा किया था। घबराओ मत, मैं बस वैसे ही तुमसे पूछ रहा हूँ। आखिर क्या वजह रही जो तुम्हारे शौहर ने तुम्हें छोड़ दिया? मैंने आज तक तुम्हारे माजी के बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन ये सवाल मेरे मन में जरूर है। वो बेड के कोने पर टिक कर बैठी थी। हाथ मसलती हुई उसके अंदर शदीद इज़्तिराबी कैफियत नुमाया हो रही थी। अच्छा, क्या नाम था तुम्हारे शौहर का? वो उसी गांव से था जहाँ से तुम आई हो। वो मेरा शौहर है ही नहीं तो उसका नाम क्या होगा? क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे शौहर नहीं है तो वो बच्चा कैसे? क्या आसमान से टपका था? अब के बलाश ने झपते हुए लहजे में उससे सवाल किया था। वो एक बच्चा गुनाह का नतीजा था, लेकिन मेरा नहीं, किसी और का। बरीरा की आवाज भरी हुई थी। बलाश ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब, किसका बच्चा था? ज्यादती की थी किसी ने मेरे साथ, वो भी मेरी सहेली के घर में। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था शैतान जिसने अपनी हवस पूरी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी तो शादी भी नहीं हुई थी। बलाश हैरान था। मोती जैसी शफाफ आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। अच्छा बताओ मुझे पूरी बात, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं बरीरा, चलो मेरे साथ, कसम से बहुत मजा आएगा। मेरी कजन की शादी है, बहुत एंजॉय करेंगे। तुम नहीं जानती हमारा खानदान कितना बड़ा है। उसके रूममेट फरियाल उसके पीछे पड़ी थी। वो उसे अपने घर ले जाना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज में 1 हफ्ते की छुट्टियां हो गई थी। सब लड़कियां अपने अपने घर जा रही थी, लेकिन बरीरा नहीं जा सकती थी। उसका ताल्लुक छोटे से गांव से था, जहां वो 6 महीने बाद ही जाती थी। अब 1 हफ्ते के लिए वो भला कैसे अपने गांव जाती? अम्मा सकीना वडेरी की हवेली में मुलाजमा थी। ये उसका एहसान ही था कि वो उसकी बेटी की ख्वाहिश को समझते हुए उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे थे। जब भी तो वो बरीरा पढ़ने के लिए इसी शहर में आई हुई थी। हॉस्टल में रहकर वो खूब दिल लगाकर तालीम हासिल कर रही थी। उसका ख्वाब था कि वो एक ऑफिसर बने, अपनी माँ के सारे ख्वाब पूरे करे जो उसके लिए इतनी मेहनत करती थी। अभी भी 1 हफ्ते की छुट्टियां हुई तो उसकी रूममेट फरियाल उसके पीछे पड़ गई। तुम चलो मेरे साथ, क्या करोगी यहाँ अकेली? बोर हो जाओगी, कहीं आती जाती भी नहीं हो। कैसी लड़की हो तुम? फरियाल उसे घूर रही थी।
वो मुस्कुरा दी, फिर कुछ सोचकर कहने लगी, अम्मा से इजाजत लेनी पड़ेगी। फरियाल फौरन कहने लगी, ठीक है, मैं पूछ लूंगी तुम्हारी अम्मा से, वो इजाजत दे देंगी। कसम से शादी में बहुत ही मजा आएगा। मैं तो कहती हूँ कि अभी बात कर लेते हैं। ये कहते हुए उसने अपने मोबाइल से फौरन अम्मा का नंबर मिला दिया था, लेकिन वो पड़ोस में रहने वाली खाला जुबैदा के बेटे के मोबाइल से बात करती थी। अम्मा ने कॉल पर फिर बात की तो बरीरा घबरा गई। फिर फरियाल ने उनसे जाने की बात कही कि वो उन्हें उसके साथ जाने की इजाजत दे दे। बरीरा की भी किसी से दोस्ती नहीं थी सिवाय फरियाल के, क्योंकि वो उसकी रूममेट थी। फिर उसकी कजन की शादी भी थी, इसलिए वो बरीरा को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। कपड़े नहीं है फरियाल, मैं कैसे शादी में जा सकती हूँ? देखो मेरी हालत। अरे कुछ नहीं होता, देखो बस मैं थोड़ी सी मोटी हूँ और तुम कमजोर हो, लेकिन मेरे कपड़े तुम्हें बिल्कुल फिट आएंगे। हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहन लेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस तुम चलो मेरे साथ। फरियाल उसे अपने साथ ले गई थी, लेकिन यहाँ आकर तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसका खूबसूरत बंगला और उस पे रहने वाले उसके खानदान भर के लोग, 2 चचा की फैमिली और एक उनकी खुद की फैमिली, बहुत सारे कजन इकट्ठे ही रहते थे। उनके घर का माहौल काफी खुशगवार था। लड़के भी एक दूसरे से खूब हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि बरीरा को यहाँ आकर बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनका घर का माहौल बहुत ही खुला था। बड़ी आजादी से लड़के आ रहे थे, जा रहे थे। फिर उस दिन मेहंदी की तकरीब थी। उसने फरियाल का ही एक सूट पहन लिया था, सर पे दुपट्टा टिकाए वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सादगी में भी गजब ढहा रही थी। फरियाल के अपने भी 3 भाई थे, जबकि उसके चचा के बेटे और दूसरे शहर से आए हुए फूफू के बेटे भी उस शादी में शरीक थे। इतने लोग थे कि बरीरा को यहाँ पे बहुत ही घबराहट हो रही थी। वो मेहंदी की तकरीब में एक कोने में सिमटी बैठी थी, जब एक बच्चा आकर कहने लगा, फरियाल बाजी आपको बुला रही है, वहाँ पर खड़ी है, चले मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो हैरान थी कि फरियाल उसे क्यों बुला रही है, लेकिन हो सकता है कि कोई जरूरी बात हो। ये सोच करके कि उसके मोबाइल पर शायद अम्मा वगैरह की कॉल आ गई हो। इस बात को सोचकर वो उस बच्चे के साथ चल पड़ी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा तो हैरान रह गई। ये तो एक स्टोर सा मालूम होता था, जिसमें पुराना सामान रखा था, और यहाँ पे कोई भी नहीं था। आधी रोशनी आधा अंधेरा जैसा मंजर था। इससे पहले कि वो किसी को ना पाकर पलटती, अचानक ही किसी ने तेजी से उसके मुंह पे हाथ रख दिया था। उसके हाथ में एक रुमाल भी था। उसके रुमाल में जो खुशबू थी उसे महसूस करके वो अपने हवास छोड़ती जा रही थी, और चंद लम्हों बाद ही वो बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया तो वो अपना सब कुछ खो चुकी थी। न जाने उसके साथ ये सब करने वाला कौन था। वो कितने घंटों तक वहाँ पे बेहोश पड़ी रही। उसने अपनी हालत देखी, उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े बेतरतीब थे, और उस स्टोर में कोई भी नहीं था। वो शैतान दरिंदा अपना काम करके जा चुका था, लेकिन बरीरा की जात पूरी तरह बिखर गई थी। वो हैरान थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या कसूर था। बड़ी मुश्किल से वो अपने कपड़े समेट कर उठी थी। दुपट्टा शायद उस दरिंदे ने अपने पाँव में रौंद डाला था, क्योंकि उस पर मिट्टी के निशान थे। लड़खड़ाते कदमों से उठकर वो उस दरवाजे तक आई थी तो हैरान रह गई। सुबह के शायद 5 या 6 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था। सब लोग रात के फंक्शन के बाद गहरी नींद में सोए हुए थे, जबकि उसकी जात का जरा जरा बिखर गया था। वो किसके हाथों पे अपना लहू तलाश करती। यहाँ पर सैकड़ों लोग थे उस शादी में शिरकत करने के लिए आए हुए, और वो कौन था जिसने उस पर पूरी नजर रखी थी, उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया था। वो सामने वाले कमरे में आई जहाँ पर सब लोग सो रहे थे। फरियाल भी एक सोफे पर लापरवाही से सोई पड़ी थी। उस कमरे में सिर्फ खवातीन ही थी। दहशत, बेइज्जत होने का खौफ उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने वॉशरूम में जाकर पनाह ली थी। अगर इतने लोगों की मौजूदगी में तमाशा करती तो शायद कोई भी उसकी बात पे यकीन ना करता। कौन यकीन करेगा कि एक दरिंदे ने उसे स्टोर रूम में बुलाकर उसकी इज्जत खराब कर दी, जिसे वो जानती भी नहीं थी, उसने जिसे देखा भी नहीं था। वो देर तक रोती रही, फिर अपने बैग से कपड़े निकाल कर तब्दील कर लिए, लेकिन उसी रात बस में बैठकर सीधी अम्मा के पास पहुंच गई थी। न उसने फरियाल से कुछ कहा, न वो फरियाल से मिलकर आई थी, लेकिन अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सकीना बिल्कुल साथ बैठी थी। बेटी की बर्बादी पर आंसू भी ना बहा बेटी की बर्बादी पे आंसू ना बहाती तो और क्या करती। बरीरा का रिश्ता उन्होंने अपनी बहन के बेटे से तय कर रखा था बचपन ही से। 2 महीनों बाद ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन 2 महीनों बाद अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो गई। वो उसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई, जिसने ये रूह फरसा खबर सुनाई थी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है।
उस लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पर आई हुई गांव की औरत ने उन दोनों माँ बेटी की बातें सुन ली थी जो वो डॉक्टर से कह रही थी। उसने आते ही पूरे गांव में ये बात फैला दी। अम्मा सकीना, तेरी बेटी को लोग संसार करना चाहते हैं। गांव के लोगों को पता चल गया है कि तेरी बेटी नाजायज हामला है। सब लोग कह रहे हैं कि इसने शहर से कोई गुल खिलाया है। अपनी बेटी को लेकर निकल जा, यहाँ से भाग जा, वरना तेरी बेटी की जिंदगी और तेरी जिंदगी बहुत खतरे में है। मुझे लगता है कि आज रात ये लोग जरूर कोई कार्रवाई करने वाले हैं। बशीरा अम्मा सकीना का पड़ोसी था। वो अभी अभी पंचायत की बातें सुन के आया था। रात के अंधेरे में अम्मा सकीना बरीरा को लेकर उस गांव से भाग गई थी। वो तड़प तड़प के रो रही थी। अम्मा, मुझे मर जाने दो, मैं एक फटकार हूँ आपके लिए, मैंने आपकी इज्जत खाक में मिला दी। सकीना ने उसे गले से लगा लिया। ना मेरी बच्ची, तेरा कोई कसूर नहीं। गरीब और यतीम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं होता। मैं तो पहले ही कहती थी कि शहर के मक्कार लोगों से दोस्ती यारी ना पाला कर। देख, आस्तीन की सांप निकली वो तेरी सहेली। बड़ी मुश्किल से दोनों माँ बेटी लूटी फूटी हालत में शहर पहुंचे थे। उनके पास चंद रुपए ही थे जो एक दिन में ही खत्म हो गए। 2 दिन तक दोनों सड़कों पर भूखी प्यासी भटकती रही। चौथे दिन जब बरीरा बेहोश हो गई, अम्मा सकीना उसे गोद में लेकर रो रही थी। उसका सर अम्मा की गोद में था। तभी अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। सकीना बेटी की हालत देखकर परेशान हो गई। तभी उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पे पड़ी। वो एक अमीर औरत दिखाई दे रही थी। वो दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, बरीरा की हालत के बारे में बताया। वो बड़ी मेहरबान और इज्जतदार औरत थी। दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गई थी। फिर सकीना ने ही उनसे झूठी कहानी बताई थी कि मेरी बेटी को उसके शौहर ने तलाक देकर छोड़ दिया। वो हामला है, उसे शक है कि ये बच्चा किसी और का है और गांव वालों ने हम दोनों माँ बेटी को निकाल दिया है। वो हमें मारना चाहते थे। फिर अम्मा बी ही थी वो औरत जो सकीना को बीच सड़क पर मिली थी। अम्मा बी उन दोनों को अपने बंगले पर ले आई थी। बरीरा सबसे छुपकर सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। वो एक दफा भी वहाँ से बाहर ना निकली थी। जबकि अम्मा सकीना बंगले का काम काज करती थी, क्योंकि बलाज की बीवी शांजा भी हामला थी। बलाज खानजादा ने उससे मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन क्या कोई जानता था कि चंद दिन बाद वो ये दुनिया छोड़ के चली जाएगी, वो भी एक बच्चे को जन्म देकर। फिर बरीरा ने अपने उस बच्चे को एक सरकारी हॉस्पिटल में जन्म दिया था, लेकिन उस बच्चे की पैदाइश मुर्दा हुई थी। वो बच्चा एक गुनाह का नतीजा था, लेकिन फिर भी बच्चे की मौत पर बरीरा की जहनी हालत बहुत ही खराब थी। फिर जब अरीज उसकी गोद में आया तो उसे ऐसे लगा जैसे उसका मुर्दा बच्चा उसके सामने जिंदा होकर आ गया है। तभी तो उसने उस नन्हे फरिश्ते को सीने से लगा लिया था और आज वो बलाज खानजादे के कमरे में उसकी बीवी बनकर बैठी थी। अपने माजी के बारे में उसने बलाज को सब कुछ सच सच बता दिया था। बलाज ने उस लड़की की रोती हुई आंखों को देखा जो अपनी अजीब और गरीब कहानी सुना रही थी। तुमने उस मुजरिम का चेहरा बेनिकाब क्यों नहीं किया? क्या तुम इतनी कमजोर हो? मैं नहीं जानता था कि तुम पढ़ी लिखी भी हो। मैं तो समझता था कि तुम एक अनपढ़ गंवार लड़की हो। जब उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था तो कैसे उसे सामने लाती? मैं तो पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती थी। बस मेरी आंखों में यही ख्वाब थे। लेकिन शायद गरीब और यतीम लड़कियों को ख्वाब देखने का कोई भी हक नहीं होता। बलाज खानजादा को अचानक उस लड़की से हमदर्दी महसूस हुई थी। नेक्स्ट पार्ट हम आपके साथ अगली किस्त में शेयर करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। क्या बलाज खानजादा बरीरा को अपनी जिंदगी में कबूल कर लेगा? क्या उसे अपनी जिंदगी में वो शांजा की जगह देगा? क्या बरीरा का मुजरिम बेनकाब होगा? अब इस कहानी में नया ट्विस्ट भी आएगा।